बच्चों, आज हम बात करेंगे यूरोप में कृषि और औद्योगिक क्रांति की। ये एक ऐसे परिवर्तन हैं जो हुए तो अर्थव्यवस्था में थे, लेकिन जिन्होंने यूरोप और बाद में विश्व के सभी देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को परिवर्तित किया और क्रांतिकारी बदलाव उत्पन्न किए। इंग्लैंड से प्रारंभ होकर यह क्रांति पश्चिमी विश्व के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में गहन परिवर्तन होने वाले थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि क्रांति की। कृषि क्रांति के बिना औद्योगिक क्रांति नहीं होती। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो पिछली कई शताब्दियों से चलायमान थे। इस कृषि तकनीकी में परिवर्तन नहीं होने का कारण यह था कि कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कारखानों का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम आत्मनिर्भर रहने लगे, वैसे वैसे गांव के किसानों को शहर में रहने वालों के लिए अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास का उत्पादन करना पड़ा। कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ने से कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए एक और कारण भी था, और वह यह था कि अब तक लोगों ने घरेलू आवश्यकता के चलते अपने खेत बोए थे, लेकिन अब लोग मुनाफा कमाने के लिए खेतों में पूंजी लगा रहे थे। पुराने ढंग से की जाने वाली खेती से यह संभव नहीं था, अतः अधिक वैज्ञानिक तरीकों और अधिक उन्नत औजारों की खोज की जाने लगी। चूँकि सिर्फ धनी लोगों के पास के लिए ही परीक्षण के लिए धन और अवकाश था, इसलिए इसकी प्रारंभिक उन्नति अधिकांशतः समृद्ध किसानों द्वारा की गई। ब्रिटेन की कृषिगत क्रांति और औद्योगिक क्रांति में गहरा संबंध है। कृषिगत क्रांति के 4 मुख्य लक्षण माने गए हैं। सबसे पहला है मध्ययुगीन खुले और बिखरे खेतों के स्थान पर बड़े पैमाने पर इकट्ठे खेतों पर कृषि का आरंभ किया जाना। दूसरा, अन्य क्षेत्रों में कृषि का विस्तार एवं गहन पशुपालन। तीसरा, ग्रामीण समुदाय का आत्मनिर्भर कृषकों से कृषिगत श्रमिकों के समुदाय में परिवर्तन। और चौथा, कृषि के प्रति श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि। 1715 से 1750 के बीच अच्छी फसलें होने के कारण ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल काफ़ी मात्रा में मिला और ग्रामीण निर्धन वर्ग की आमदनी बढ़ने से वे कारखानों में बने माल को खरीदने की स्थिति में आ गए। ब्रिटेन में कृषिगत क्रांति ने प्रथम औद्योगिक क्रांति को कई तरीकों से मजबूत बनाया। पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या, विशेषतया औद्योगिक केंद्रों की जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की। दूसरा, ब्रिटिश उद्योगों को ये माल को खरीदने के लिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई। तीसरा, औद्योगिकीकरण में के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद की। और चौथा, कृषि से श्रमिक निकलकर उद्योगों में आए, जिससे उद्योगों की आवश्यक श्रम शक्ति प्राप्त हो गई। तो कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिससे कि कृषि क्रांति को बढ़ावा मिला। सबसे पहले वर्कशायर के अंग्रेज जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने के लिए ड्रिल नाम का यंत्र बनाया, जिससे उचित परिमाण में निश्चित कतारों में बीज बोए जा सकते थे। इससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित और सुचारू रूप से किया जा सकता था। इसके बाद एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने किसानों को फसल बदल बदल कर जाने के लाभ समझाए, जिससे कि ज़मीन की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिली। इस पद्धति को अपनाने से प्रत्येक बार 1/3 ज़मीन परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रही और प्रति एकड़ पैदावार दुगनी होने लगी। साथ ही पशुओं के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री भी प्राप्त होने लगी।
इंग्लैंड के ही एक धनी किसान आर्थर यंग ने इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस आदि देशों का दौरा किया और तत्कालीन कृषि प्रणालियों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद उसने नई खेती का प्रचार किया, जिसमें छोटे छोटे खुले खेतों को मिलाकर एक बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने और उन फार्मों से मिलने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन दिया। छोटे खेतों में काफ़ी भूमि बेकार चली जाती थी और उन पर मशीनों का प्रयोग भी संभव नहीं था। 1770 के आसपास रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से पहले की अपेक्षा तिगुने वजन की भेड़ें तैयार करने में वह सफलता प्राप्त करने में सफल रहा। वह मवेशियों को दुधारू और गोश्त प्रदान करने वाला और भेड़ों को ऊन और मांस देने वाला बनाने में कामयाब रहा। वैज्ञानिक आधार पर नई प्रणाली से खेती करने के लिए छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा कृषि क्षेत्र बनाने और उसके चारों ओर एक बाड़ बनाने के लिए इंग्लैंड में 1772 से लेकर 1815 के बीच करीब 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बनाए गए, जिसके फलस्वरूप कई लाख एकड़ की भूमि की बाड़ाबंदी संभव हो सकी। एक ओर इस बाड़ाबंदी से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर छोटे किसान भूमि छोड़ने के लिए बाध्य हो गए और धीरे धीरे भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में पहुंच गए। ये मजदूर जो हैं कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हुआ और इससे औद्योगिक क्रांति का मार्ग आगे प्रशस्त हुआ। 1840 तक कृषक अपने खेतों से पुरानी पद्धति से खाद देते रहे, लेकिन इसी वर्ष जस्टिन वॉन लीबिग नामक जर्मन रसायन शास्त्री ने कहा कि पौधों की आधारभूत खुराक पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इसके बाद बड़े स्तर पर उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उपज में काफ़ी वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि, औद्योगिक मशीनों के लिए अधिक कृषि उत्पादन की आवश्यकता, श्रम बचाने की अवधारणा आदि कारणों ने मशीनरी का प्रयोग कृषि में करने के लिए प्रेरित किया। 1793 में अमेरिकी निवासी व्हिटनी ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन का आविष्कार किया। 1834 में साइरस मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद एप्पलबाय ने बटोरने वाले दोहरे बाइंडर इसमें जोड़कर इसे उपादेय बनाया। इसी अवधि में अन्य आविष्कारक घोड़े से खींचे जाने वाला पांचा, लोहे का हल, तवेदार हैरो आदि प्रचलित कर रहे थे। कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया। शक्ति से चलने वाले मशीनों के आविष्कार ने कृषि में क्रांति ला दी थी और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप 1760 से 1860 के बीच कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में हुई इस वृद्धि का औद्योगिक विकास से गहरा संबंध है। इस समय जनसंख्या का वह भाग जिसका अन्न उपजाने से कोई संबंध नहीं था, वह तेजी से बढ़ रहा था। कृषि में उपज बढ़ने से इस भाग को भोजन देना आसान हो गया। इसके अलावा चकबंदी के कारण जो किसान बेदखल हुए थे, वे श्रमिक के रूप में काम करने लगे। इस युग में हुए परिवर्तनों से भोजन की पौष्टिकता बढ़ी। जड़ों वाली सब्जियां के उगाए जाने से पशुओं को हरा चारा देना संभव हो सका और 12 महीनों ही लोगों को ताज़ा मांस मिलने लगा था। मजदूरी की मांग, जल्दी विवाह, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य में उन्नति, चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति, बाल मृत्यु दर में कमी, प्लेग का ह्रास, इन सभी कारणों से जनसंख्या में वृद्धि हुई। वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ी और जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने को विशेष प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हम आते हैं औद्योगिक क्रांति पर। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में के परिवर्तनों को
बदलते हुए सोच ने हवा दी। घरेलू उत्पादन प्रणाली का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। शक्ति चालित मशीनों का निर्माण आरंभ हुआ। आधुनिक व्यापार तंत्र का विकास हुआ और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रकार औद्योगिक जीवन में प्रारंभ हुए परिवर्तन इतने मजबूत थे कि उन्हें चिन्हित करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हुए परिवर्तन इतने व्यापक और गहरे थे, गुण और दोषों का अनोखा सम्मिश्रण अपने आप को छिपाए हुए थे। एक ओर सामाजिक त्राण और दूसरी ओर भौतिक उत्थान के संयोग इतने नाटकीय थे कि इसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहना ही उचित है। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई और धीरे धीरे विश्व के अन्य भागों में इसका प्रसार हुआ। 1750 से 1850 की अवधि में इंग्लैंड में लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से वहाँ पर उत्पादन की फैक्ट्री पद्धति चालू हो गई। देश में विभिन्न प्रकार की मशीनें बनने लगीं, उनको चलाने के लिए भाप का प्रयोग किया गया और परिवहन के साधनों का विकास होने के कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था ने नई करवट ली। इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी है। श्रीमती LCA नोल्स ने इन 6 परिवर्तनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया: इंजीनियरिंग का विकास, लोहे का निर्माण में क्रांति, वस्त्र उद्योग में भाप और जल शक्ति का प्रयोग, रसायन उद्योगों का विकास, कोयले की खानों का विकास और परिवहन के साधनों का विकास। उत्पादन और यातायात की प्रक्रियाओं में सामान्य रूप से परिवर्तन आना ही औद्योगिक क्रांति थी। इन परिवर्तनों ने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर बड़े पैमानों पर विशाल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सकेगा। आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल विकास जो 18वीं शताब्दी में इतना अधिक सशक्त और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, उसी को हम औद्योगिक क्रांति कह सकते हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, लेकिन विकास की सतत प्रक्रिया थी। मोटे तौर पर हम औद्योगिक क्रांति की 2 अवस्थाएं मान सकते हैं। पहली 1750 से 1850 और दूसरी 1850 से आज तक जारी है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत कई प्रकार के परिवर्तन हुए। पहला, उत्पादन संबंधी अनेक कार्य जो पहले हाथ से किए जाते थे, अब वाष्प चलित यंत्रों से किए जाने लगे। दूसरा, यंत्रों को चलाने के लिए जल शक्ति के स्थान पर वाष्प शक्ति और बाद में विद्युत और प्राकृतिक तेल का उपयोग होने लगा। तीसरा, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले गए। चौथा, कृषि कार्य में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा और छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पांचवा, पूंजी का उपयोग बढ़ा। छठा, वाष्प चलित रेल इंजन और यंत्र चलित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूल परिवर्तन हो गया। और सातवां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ। इसके कुछ कारण हम इस प्रकार बता सकते हैं। सबसे पहला, लोहे और कोयले की खानें पास पास होने लगी, पास पास उपलब्ध थी इंग्लैंड में। दूसरा, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, जिसने इंग्लैंड को कच्चा माल और नवीन बाजार उपलब्ध कराए। तीसरा, इंग्लैंड का मुक्त समाज। इंग्लैंड में कृषि दासता और श्रेणी व्यवस्था पहले ही समाप्त हो चुकी थी। व्यापार और उद्योग के लिए इंग्लैंड में अनुकूल वातावरण था।
इंग्लैंड में कि अपेक्षाकृत मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बल मिला और प्रत्येक परिवर्तन के लिए शासक अथवा सामंत की इच्छा पर निर्भर नहीं करना पड़ता था। चौथा कारण है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। लंबे अरसे तक इंग्लैंड के पास बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर रहे। जब औद्योगिक क्रांति हुई तब ये लोग नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। पांचवा, फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। इन दोनों ने भी इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के युद्धों में इंग्लैंड को न केवल अपने सैनिकों को बल्कि साथ ही देशों की सैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ा। इसके लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करना आवश्यक हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बेकारी बढ़ गई, जिसको दूर करने का एकमात्र उपाय था उद्योग धंधों का विकास। छठा कारण है इंग्लैंड में शांति और व्यवस्था। 1688 की शानदार क्रांति के बाद इंग्लैंड में संविधान जिन सिद्धांतों पर आधारित किया गया उससे आंतरिक शांति बनी रही। जब यूरोप के अन्य देश गृह युद्धों और बाहरी आक्रमणों से आतंकित रहे, इंग्लैंड को राजनीतिक स्थिरता और शांति में व्यापार और उद्योगों के विकास का अवसर मिल गया। सातवां है पूंजी की उपलब्धता। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में धन इंग्लैंड में जमा हो गया। इंग्लैंड की तात्कालिक परिस्थितियां पूंजी संग्रह और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थीं। जहां एक ओर इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत और अन्य उपनिवेशों से असामान्य लाभ कमाकर धन एकत्र किया, वहीं 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में सादा जीवन, कम से कम व्यय और अधिक बचत के व्यवसायों में विनियोग को प्रोत्साहन दिया। भारत की लूट ने इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में प्रमुख रूप से उत्प्रेरक का काम किया। आठवां कारण है 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में एक भयंकर महामारी काली मृत्यु का प्रकोप हुआ, जिसने लाखों लोगों के प्राण ले लिए। इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई। हजारों किसान गांव छोड़कर मजदूरी की तलाश में शहर आने लगे, जिससे नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ी और शहरों में उद्योगों का श्रेणी व्यवस्था पर नियंत्रण ढीला हो गया। इस परिस्थिति का लाभ नए प्रशिक्षित कारीगरों ने उठाया और उन्होंने अपने स्वतंत्र उद्योग स्थापित करने शुरू कर दिए। नवा कारण है इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। वह एक तरफ शेष संसार से पृथक भी रहा और संसार के निकट संपर्क में भी रहा। इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहा और समुद्र के कारण ही वह अधिक से अधिक व्यापार करने में सक्षम रहा। और आखिरी कारण हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति का आरंभ औद्योगिक क्रांति से पहले ही हो गया था और इस कृषि क्रांति के कारण ही औद्योगिक क्रांति में बहुत अधिक गति आई। इसके लिए हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं।